हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो ये है करंट फॉर सेकेंड एंड थर्ड वीक का टोटल मार्च 2026 का। तो एक ही साथ एक ही जगह आपको पूरे कंटेंट मिल जाएंगे और वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये जो वीडियो होते हैं उसमें मैं टॉपिक वाइज देता हूँ। डेली का जो कंटेंट देखते हैं उसी का थोड़ा संक्षेप रूप में यहाँ पर वीकली में हम लोग देते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले बात करेंगे राजनीति, केंद्र जो फैसले, इन सबसे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव का नोटिस विपक्षी सांसदों ने दिया, तो इस पर न्यूनतम कितने सांसदों के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं? आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50। ठीक है, तो बजट सत्र चल रहा है, उसी में इंडिया गठबंधन के 193 जो एमपीज हैं यानी सांसद हैं उन्होंने सिग्नेचर करके दिए हैं, जिसमें लोकसभा के 130 हैं और राज्यसभा के 63 सांसद हैं, 63। और संसदीय इतिहास में ये पहली बार है जब किसी कार्यरत जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया है संसद में? आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 324 और उसका जो 5वां हिस्सा है वो, तो उसमें सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की प्रक्रिया ये दी गई है। तो क्यों हटाने की बात हो रही है या नोटिस क्यों दिया गया है? तो ये विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग के कामकाज में और संचालन में पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण किया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। इसी वजह से इनको इस पर इम्पीचमेंट के लिए प्रोसेस किया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या जस्टिस होते हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही है। इसमें यह होती है कि पहले तो नोटिस देना होता है कुछ दिन पहले, उसके बाद फिर नोटिस के बाद संसद में प्रस्ताव आता है और फिर वोटिंग होती है और फिर जो विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, यानी 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। हालांकि इतिहास में ऐसा पहली बार है जब ये जो कोशिश ये शुरू हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। हालांकि एक बात है कि विपक्ष के पास बहुमत तो है नहीं, लेकिन एक तरह से ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है संसद जो है, और इनके बारे में, बारे में जो आलोचना है वो सब करने का। अब बात करेंगे कि जो भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी वहाँ पर विधानसभा चुनाव के ऐलान किए हैं। तो देख रहे हैं आप लिस्ट में, पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो 23 और 29 अप्रैल को है, तमिलनाडु में 23 अप्रैल, असम में 9 अप्रैल, केरल में 9 अप्रैल और पुदुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान होंगे। रिजल्ट इसका आएगा 4 मई को। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव जो है ना वो हो रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, किस विधानसभा ने मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया? आंसर होगा मिजोरम। ठीक है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। और कौन कौन सी भाषा हैं पूरी लिस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया है। इसके अलावा पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सब भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। इनका कहना है कि हमारा भी ये मिजो भाषा भी होनी चाहिए। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? लाल दुहोमा, और राजधानी है आइजॉल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान किया है? आबू राज रखने का ऐलान किया है। और इसमें कुछ और चेंजेस भी करने की बात है, जैसे कामा जो है ना राजस्थान में, जो भरतपुर में है कामा क्षेत्र जहाँ पर पहाड़ बहुत सारे हैं, तो उसका नाम बदलकर कामवन, जहाजपुर का नाम बदलकर यज्ञपुर भी करने का ऐलान किया गया है विधानसभा में राजस्थान सरकार के द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि केंद्र सरकार या कहें भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष की कवरेज के बीच में टीवी न्यूज चैनलों के टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की रिपोर्टिंग अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश किस संस्था को दिया है? आंसर का BARC। फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये कदम उठाया क्यों? क्योंकि अनावश्यक रूप से बहुत सनसनीखेज और अटकलों पर आधारित प्रसारण किए जा रहे थे, और ये रोक 4 सप्ताह या फिर अगले आदेश तक के लिए है। अगर युद्ध लगातार चलता रहा ईरान के खिलाफ
इसराइल और अमेरिका का, तो ये लंबा आगे भी खिंच सकता है। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय राज्य जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना का ऐलान किया है। कर्नाटक। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने ये ऐलान किया करना, मतलब जो बजट पेश हो रहा था उसी के दौरान, कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की हम विचार कर रहे हैं, उस पर लागू करेंगे जल्द ही। देखिए अभी लागू नहीं हुआ है, अभी ये विचार किया गया है और फैसला किया गया है कि होगा। और कर्नाटक ऐसा कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य है। कुछ और राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश है और केरल है, तो वो भी कह रहे हैं कि वो भी ऐसा कदम उठाएंगे, लेकिन कोई 13 साल कोई 14 साल ऐसा कह रहा है। ध्यान रखिएगा अभी तक कोई लागू नहीं हुआ है, लागू होता है तो कैसे लागू होगा, क्या होगा, ये देखने की बात होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनगणना 2027 के शुभंकर का नाम बताइए। आंसर होगा प्रगति और विकास। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च को इस शुभंकर का अनावरण किया है। 2 शुभंकर हैं, प्रगति जो है वो महिला है और विकास जो है पुरुष है। ठीक है, तो एक तरह से इनमें इनके हाथ में मोबाइल भी दिखाया गया, उसमें ऐप है, मतलब कि डिजिटल जो जनगणना होने जा रही है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसका एक संदेश है ये। अगला क्वेश्चन, मिडिल ईस्ट में युद्ध के मद्देनजर भारत सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश किस कानून की आपातकालीन शक्तियों के तहत जारी किया? आंसर होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ठीक है, इस कानून के तहत पेट्रोलियम उत्पादन, भंडार और आपूर्ति, रख रखाव, ये आदेश 1999 को लागू किया गया। ठीक है, 5 मार्च को ही ये आदेश जारी किया गया है। क्यों? क्योंकि जो एलपीजी है, हम लोग करीब 60% से ज़्यादा वो हम इंपोर्ट करते हैं। और वो कहाँ से करते हैं इंपोर्ट? तो वो पश्चिम एशिया से करते हैं, यानी मिडिल ईस्ट से करते हैं। ओके, तो इसलिए भारत में उत्पादन ज़्यादा करने को कहा गया है। ये रिफाइनरी में ही बनता है। जो एलपीजी है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है कि जो क्रूड ऑयल होता है उसको जब गर्म किया जाता है रिफाइनरी में, तो सबसे ऊपर जो गैसेस निकलती है वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। उसी को मिक्स करके वो एलपीजी बनाया जाता है। उसमें खास तरह का एक गंध मिलाया जाता है, जो गंध आपको महसूस होता है जब लीकेज होता है तो। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। रिफाइनरी में बनाया जाता है। कई तरह के गैस होते हैं। गैस जो होता है, एक एलएनजी होता है, पीएनजी होता है और एलपीजी होता है। एलपीजी पूरा बनता है आपको रिफाइनरी में। इसका एलएनजी जो होता है वो मीथेन गैस होती है, जो गैस के कुएं से निकाला जाता है और सबसे ज़्यादा आपको निकालता है दुनिया भर में। दुनिया के जो ज़रूरत है उसका 20% भेजता है कतर। भारत भी सबसे ज़्यादा कतर से ही मंगवाता था, लेकिन इस युद्ध की वजह से वो रुक गया है, दिक्कत हो रही है अब। ओके, तो एक तो एलएनजी होगा। एलपीजी जो है ना, बाकी अन्य देशों से जो हाँ रिफाइनरी है वहाँ से मंगवाता था एलपीजी भारत, लेकिन वो अब युद्ध की वजह से नहीं आ पा रहा है। भारत में जो रिफाइनरी है उसके पास क्षमता है कि अपनी ज़रूरत का बना सके, लेकिन भारत में जो रिफाइनरीज हैं वो उन गैसेस का दूसरी चीज़ों में यूज़ कर लेते थे ज़्यादा कमाई करने के लिए, और उसको महंगे दाम पे दुनिया में बेचा जाता था दूसरे गैस के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसको। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन अब सरकार ने ये काम किया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग, वायरस और बीमारी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो वीडियो देख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लिया हुआ है, एक बेसिक मेंबरशिप है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब लेवल का है। दूसरा है आईपीएस लेवल का। तो इसके ज़रिए आपको क्या मिलता है? पिछले 2 सालों का कंटेंट मिलता है, अगले 1 साल तक अपडेट मिलता रहता है, पीडीएफ, वीडियो और मॉक टेस्ट मिलता है। यहाँ पर वीडियो तो आपको मिल जाता है यूट्यूब पे भी, लेकिन पीडीएफ और मॉक टेस्ट ये केवल ऐप पर ही है, और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वही ले पाएंगे। ये पूरे 1 साल, मतलब शानदार ये इकोसिस्टम है इसमें जो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब वायरस और बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है। अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश जिसे डब्ल्यूएचओ ने कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया है, आंसर होगा चिली। चिली को ये दर्जा दिया गया है। और चिली में पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी और उसका कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो चिली अमेरिकी महाद्वीप का पहला ऐसा देश है
और विश्व का दूसरा ऐसा देश है जो कि कुष्ठ रोग उन्मूलन वहाँ पर प्रमाणित किया जा चुका है। इससे पहले जॉर्डन, उसको 2024 में ये दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। किस बैंक के चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने बैंक के व्यक्तिगत मूल्य और नैतिकता पर चिंता जताते हुए मार्च 2026 में इस्तीफा दे दिया? आंसर क्या होगा? HDFC उसी के चेयरमैन थे। रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने सनसनीखेज बातें लिखी। उन्होंने कहा कि 2 वर्षों में मैंने बैंक के भीतर कई ऐसी घटनाएं और प्रथाएं देखी हैं जो मेरे व्यक्तिगत मूल्य और नैतिकता के अनुरूप नहीं है, तो इसलिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूँ। इसके बाद फिर हाहाकार समझ गया शेयर बाजार में, 5% तक शेयर गिर गए। बाद में फिर RBI ने के मिस्त्री को अंतरिम चेयरमैन बनाया है, HDFC का 3 महीने के लिए बनाया है। उसके बाद फिर नए चेयरमैन नियुक्त होंगे। HDFC जो है भारत का बाजार पूंजीकरण के क्षेत्र में उसकी दृष्टि से अगर देखेंगे तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, ओके, SBI के बाद। तो ये इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ अंदर से कई सारी चीज़ें आई हैं, करीब शायद दो वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है कुछ गड़बड़ियों के सिलसिले में। इन्हीं के इस्तीफे के बाद हुआ है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नई अध्यक्ष आंसर होगा साध्वी निरंजन ज्योति। ओके, तो ये बीजेपी की लीडर हैं, बीजेपी की सांसद रह चुकी हैं, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुकी हैं। तो 18 मार्च को उनको चेयरमैन बनाया गया है। और ये आयोग जो है ना वो संविधान के 338B यानी 338B उसके तहत एक संवैधानिक निकाय है। अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और सदस्य भी होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मार्च 2026 में इस्तीफा देने वाले इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO कौन थे? तो पीटर्स एल्बर्ट्स थे, पीटर एल्बर्ट्स। ठीक है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया इसकी वजह बताई नहीं गई है, लेकिन ये खबर ये है कि दिसंबर 2025 में जो इंडिगो के संचालन में बड़ा संकट का सामना करना पड़ा था, करीब 4,500 से ज़्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी। और वो जो दिक्कतें हुई थी, ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन। 18वीं लोकसभा के लिए गठित विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के लीडर हैं उनको। देखिए, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, चुनाव हुआ था, 2 साल हो गए हैं, तो कोई भी विशेष प्रिविलेज कमिटी थी ही नहीं एक्चुअल में। ये अस्थाई कमिटी है संसद की, लेकिन ये अभी उसका सदस्य किसी को बनाया ही नहीं गया था। तो अब अध्यक्ष बनाया गया है इनको, ठीक है, रविशंकर प्रसाद को। और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने यह नियुक्ति की है कि प्रिविलेज कमेटी यानी विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और 15 सदस्य भी मनोनीत किए गए हैं। इस समिति का काम क्या है? जो संसद और सांसदों का जो विशेषाधिकार है उसके उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करता है। कई सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन। गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो दीपक गुप्ता को बनाया गया है उनको। 1 मार्च को उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। गेल इंडिया लिमिटेड, गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है जो महारत्न कंपनी है, PSU का दर्जा है। अगला क्वेश्चन। श्रीनगर केंद्रीय जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक कौन बनी है? सबा शॉल बनी है। उनकी नियुक्ति 2 मार्च को की गई है और श्रीनगर की निवासी हैं। तो पहली बार कोई बनता है तो महिला है, पुरुष है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। और अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन तो बनता है ना। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत सरकार ने मर्चेंटाइल ट्रेड इंडेक्स यानी MTI उसका बेस ईयर 2012-13 से बदलकर क्या कर दिया? आंसर होगा 2022-23 कर दिया है। अब भारत सरकार ने ये मर्चेंटाइल ट्रेड का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कई देशों के बीच में जो भौतिक वस्तुएं यानी गुड्स, उसका जो आयात और निर्यात होता है वो, इसमें सर्विसेज शामिल नहीं है, ओके, सेवा शामिल नहीं, केवल और केवल वस्तु का ही है। तो उससे ये इस इंडेक्स से पता चलता है कि आयात और निर्यात कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, पिछले कुछ वक्त में कई सारे बेस ईयर अलग अलग इंडेक्स के वो चेंज किए गए हैं। जैसे GDP का जो नया बेस ईयर है 2022-23 कर दिया गया है, पहले 11-12 था। IIP यानी
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसका नया बेस ईयर 22-23 है। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नया बेस ईयर 2024 है। डब्ल्यूपीआई का अभी फिलहाल चेंज नहीं किया गया है, लेकिन रिवीजन हो सकता है। और एमटीआई जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था यानी मर्चेंटाइल ट्रेड इंडेक्स, इसका नया बेस ईयर 22-23 को तय कर दिया गया है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। भारत में आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसका नया आधार वर्ष यानी बेस ईयर क्या है, तो 2022-23 है। ठीक है, हिंदी में आईआईपी को कहते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये देश के औद्योगिक उत्पादन को मापता है और बताता है। अगला क्वेश्चन, अंडों पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य करने का फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है? आंसर का उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। 1 अप्रैल से हर अंडे पर यह डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। वहां के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन, भारत में फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? 3.2% रही है और ये 10 महीनों का उच्चतम स्तर है। महंगाई बढ़ी है, हालांकि नियंत्रण में है। नियंत्रण में क्यों है? क्योंकि जो आरबीआई का टॉलरेंस रेट है वो 2 से 6% के बीच में अगर महंगाई है तो ये ठीक चल सकता है। उससे कम या ज़्यादा होता है तो आरबीआई रेपो रेट को घटाती है या बढ़ाती है। ठीक है, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए तैयार किया जाता है और इसका नया बेस ईयर 2024 है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही है? तो 2.13% रही है और ये पिछले 11 महीने का उच्चतम स्तर बताया जा रहा है। और इसे कौन जारी करता है? तो डीपीआईआईटी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है? एनएसओ जारी करता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने मार्च 2026 में प्रेस नोट 3 जो कि 2020 में जारी हुआ था उससे संबंधित एफडीआई नियमों में संशोधन किया है। तो इसके अनुसार चीन सहित सीमावर्ती देशों के निवेश के संदर्भ में क्या बदलाव किए गए हैं? क्या सही है इसमें से? आंसर क्या होगा इसका? 10% तक के गैर नियंत्रणकारी हिस्से वाले कुछ निवेशों को ऑटोमेटिक रूप से निवेश की अनुमति जो है ना वो दे दी गई है। दरअसल क्या है ना कि जब चीन से विवाद हुआ था, 2020 की बात है, गलवान संघर्ष जब हुआ था और भारत और चीन के सैनिक जो हताहत हुए थे, उसी के बाद जो तनाव बहुत चरम पे था, तब भारत सरकार ने ये कठोर कदम उठाया था कि भारत की सीमा से जुड़े हुए जो देश हैं वो एफटीआई में सीधे नहीं आ सकते हैं, सरकार की अनुमति लेनी होगी। टारगेट एक तरह से चीन था, लेकिन इसको दायरे में रखा गया था जो भारत के सीमावर्ती देश हैं। तो अब इसको छूट दे दी गई है, ये किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत सरकार हाँ, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा से कितने रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी है? मतलब खर्चा करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, उनको ज्यादा रुपए चाहिए। आंसर होगा 2.81 लाख करोड़ रुपए। क्यों मांगा गया है ये राशि? जो ना वो उर्वरक सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, इसके अलावा रक्षा जरूरतों, इन सब के लिए किया गया। देखिए जो युद्ध हो रहा है ना मिडिल ईस्ट में, एक है वेस्ट एशिया में ईरान के साथ, जो अमेरिका और इसराइल का, उसकी वजह से भारत सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यही वजह है कि सरकार ने अब कहा है कि संसद से कहा है कि हमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। जो बजट हमने पेश किया था तो वो उससे ज़्यादा चाहिए। और ये याद रखिएगा, ये 2025-26 के लिए है। अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया था वो 26-27 के लिए था। तो ये जो 25-26 का बजट था उससे ज़्यादा सरकार ने खर्च करने की परमिशन मांगी है। सरकार खुद खर्च नहीं कर सकती है बिना जनता के प्रतिनिधि की अनुमति के, यानी संसद की अनुमति के बिना वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। प्रश्न होगा, डिफेंस फोर्सेस विजन 2047, अ रोड मैप फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री। ये दस्तावेज किसने जारी किया है? आंसर होगा राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी किया है। उद्देश्य ये है कि जो तीनों सेनाएं हैं यानी सशस्त्र सेनाएं हैं उनको 2047 तक आधुनिक किया जाए, मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जाया जाए, एकीकृत किया जाए और टेक्निकल रूप से बहुत ही बेहतर किया जाए। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अब सैन्य अभ्यास भी देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर होगा, भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास लिमितिये ये आयोजन हुआ है मार्च 2026 में? सेशल्स में ये आयोजन हुआ है। 11वां संस्करण था, 9 से 20 मार्च तक ये आयोजन किया गया सेशल्स में। तीनों सेना यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन सब ने हिस्सा लिया है। सेशल्स जो है ना उसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। राष्ट्रपति हैं वहाँ के पैट्रिक हार्मनी।
अब बात करेंगे हम लोग इवेंट यानी घटना, आयोजन, दुर्घटना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रश्न होगा किस राज्य के पासीघाट के जंगलों में मार्च 2026 में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना ने Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, वहां पर यह घटना हुई। अरुणाचल प्रदेश में जो ईस्ट सियांग जिला है वहां पर प्यारा भारत है, और इसमें यहाँ अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं। तो इसी के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में ये आग लगी थी, और ये आग काफ़ी फैल गई थी, तो फिर एयरफोर्स को इसमें दखल देना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजधानी क्या है, ईटानगर, और मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू हैं। अगला क्वेश्चन अब लेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और प्रश्न यहाँ पर होगा इंडियन वेल्स ओपन 2026, उसको कहते हैं BNP पारिबस ओपन भी कहा जाता है। तो उसके पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है, जैनिक सिनर ने जीत लिया है ये, और ये अमेरिका का एक इवेंट है और काफ़ी मशहूर ये आयोजित होता है टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंडियन वेल्स ओपन 2026 के महिला एकल का खिताब किसने जीता, आरेना सबालेंका ने जीत लिया है। ठीक है, तो उन्होंने जो है जीता है और हराया है एलिना रिबाकिना को। अगला क्वेश्चन BCCI नमन अवार्ड समारोह 2026 में पॉली उमड़ीगर पुरस्कार यानी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का खिताब किसे दिया गया, शुभमन गिल को दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है, ठीक है, शुभमन गिल को। अगला क्वेश्चन BCCI नमन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का पुरस्कार किसे दिया गया, आंसर होगा स्मृति मंधाना को दिया गया, और 5वीं बार उन्होंने यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में गोल्ड मेडल किसने जीता, शैलेश कुमार ने जीता है। 1.84 मीटर की छलांग लगाकर उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। नई दिल्ली में या न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2026 फार्मूला 1 खिताब किसने जीता है, जॉर्ज रसेल ने जीता है। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, वो ब्रिटिश हैं, तो उन्होंने ये खिताब जो है वो जीत लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं, और बात करेंगे सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2026 किसने जीता है, किस फिल्म ने, आंसर होगा वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, तो इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर पॉल थॉमस एंडरसन है, वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। ठीक है, तो ये आयोजन हुआ था 98th एकेडमी अवार्ड्स में, जिसको ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। तो इंटरनेशनल ये महत्वपूर्ण बात रही कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये दिया गया। अच्छा, भारत की स्थिति क्या रही है, देखिए भारत की जो फिल्म थी होम बाउंड, नीरज घायवान की थी, वो टॉप 15 तक तो पहुंच पाई, लेकिन टॉप 5 में सिलेक्शन उसका नहीं हो पाया था। तो भारत की किसी भी फिल्म ने ये खिताब इस बार तो नहीं जीता है। अगला क्वेश्चन 98th ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में किस फिल्म को सर्वाधिक 6 अवार्ड मिले हैं, इसका भी आंसर है वन बैटल आफ्टर अनदर, और इसने कई सारे अवार्ड जीते हैं, जैसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटिंग, बेस्ट कास्टिंग, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट सपोर्टिंग का खिताब इसी फिल्म ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन 98th ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, माइकल बी जॉर्डन को मिला है। फिल्म सिनर्स के लिए ये खिताब इनको मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड 2026 किसे मिला, आंसर होगा जेसी बकली, फिल्म हेमनेट उसके लिए ये मिला है, और पहली आयरिश एक्टर ऐसी बन गई हैं जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन 98th ऑस्कर समारोह 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसे मिला, पॉल थॉमस एंडरसन, और इसके डायरेक्टर किस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वन बैटल आफ्टर अनदर, इसी फिल्म के लिए मिला है, और एंडरसन को ये पहली बार ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ऑस्कर अवार्ड की पूरी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दी है, आप ये देख सकते हैं। बेस्ट फिल्म है वन बैटल आफ्टर अनदर, बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन, बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकली, बेस्ट एक्टर पॉल थॉमस एंडरसन, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यूज, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सीन पेन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एमी मेडिसन, बेस्ट एडिटिंग एंडी जगेरसन, ओके, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी अवार्ड ऑटम डुराल्ड अकॉर्ड, और बाकी ये पूरी लिस्ट भी देख रहे हैं आप। ठीक है, मैंने PDF में सब कुछ दे दिया है, आपको बहुत डिटेल में वहाँ मिल जाएगा ये कंटेंट।
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो प्रश्न होगा वो इससे रिलेटेड है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, किस भारतीय एक्ट्रेस को ऑस्कर अवार्ड समारोह 2026 में अवार्ड प्रस्तुत करने का यानी प्रेजेंटर का जिम्मा मिला? आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा वहाँ पहुंची थी, उन्होंने अवार्ड प्रेजेंटर का काम किया। उन्होंने दूसरी बार वो ऑस्कर अवार्ड में इस तरह का काम किया उन्होंने। अब बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की। देखिए 2025 लिखा हुआ है, लेकिन अभी 26 में मार्च में ये अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, मार्च में। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला? विजेता क्या नाम है? ममता कालिया। उनकी जो किताब है, संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए उनको दिया गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद में उन्होंने जो अपना जीवन बिताया था उसका संस्मरण है ये। ठीक है, 24 भाषाओं में घोषित किए गए हैं ये अवार्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और मतलब इसमें 24 मान्यता प्राप्त भाषाएं कही गई हैं। जैसे कि 22 जो भाषा है वो तो 8वें अनुसूची की है, और एक अंग्रेजी और राजस्थानी, उसमें भी ये अवार्ड दिया गया है। इस तरह से संख्या हो जाती है 24। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? नवतेज सरना को मिला है। और किस बुक के लिए? क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए मिला है। ये पूर्व राजनयिक हैं और अंग्रेजी के लेखक हैं। अब एक बार देख लेते हैं जो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार ये जो विजेता हैं उन सब की पूरी लिस्ट यहाँ आप देख रहे हैं। हिंदी किस जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है? ममता कालिया को। अंग्रेजी में नवतेज सरना को मिला है। संस्कृत में महोपाध्याय साधु भद्र दास को मिला है। उर्दू में प्रतिपाल सिंह बेताब को मिला है अवार्ड। मैथिली में महेंद्र को मिला है। असमिया में देवव्रत दास को मिला है। बांग्ला में प्रसून बंदोपाध्याय उनको मिला है। बोडो में मिला है सहाय सुली ब्रह्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डोगरी में हम देखेंगे खजूर सिंह ठाकुर को मिला है। उसके बाद गुजराती में योगेश वैद्य को मिला है। कन्नड़ में अमरेश नुग डोनी को मिला है। कश्मीरी में अली शौदा को मिला है। कोंकणी में देखने हेनरी मेंडो नका उनको मिला है। मलयालम में एन प्रभाकरन को मिला है। ठीक है, और भी हैं बहुत सारे हैं, चूंकि 24 भाषाएं हैं तो उसकी लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मणिपुरी की बात कर रहे हैं, उसमें मिला है किसको? हाओबम नलिनी को मिला है। मराठी में राजू बिस्कर को मिला, बाविस्कर को मिला है। ठीक है, राजू बाविस्कर। नेपाली की बात करेंगे अगर हम, तो नेपाली में मिला है प्रकाश भट्टाराई को। उड़िया में गिरजा कुमार बलियार सिंह को मिला है। पंजाबी में जिंदर को मिला है। राजस्थानी में जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है। संताली में मिला है सुमित्रा सोरेन को। सिंधी भाषा में मिला है भगवान अटलानी को। तमिल में मिला है सा तमिल सेल्वम को मिला है। और तेलुगु में नंदिनी सिद्ध रेड्डी, ठीक है, इनको मिला है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट 24 भाषाओं की ना मैंने दे दी है यहाँ पर। पीडीएफ में भी सब कुछ दिया हुआ है, वो देख सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन होगा वो इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड होगा। और प्रश्न आपके सामने है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार खुशहाल देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? 116 है। और पिछली बार कितनी थी 2025 में? 118 थी। इस बार 116 है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो इस रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो वेलबीइंग रिसर्च सेंटर उसके द्वारा जारी किया गया है। और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्थित है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र भी इसमें हिस्सा देता है। भारत के पड़ोसी देश की लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो वो है फिनलैंड। ठीक है, दुनिया का सबसे खुशहाल। और टॉप 10 ये भी लिस्ट है। फिनलैंड पहला, दूसरा आइसलैंड है, तीसरा डेनमार्क, चौथा कोस्टारिका और पांचवा जो देख रहे हैं आप स्वीडन है। बाकी लिस्ट में यहाँ तो फिनलैंड जो है ना उसकी राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पेटरी ऑर्पो और राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की किस रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि सोशल मीडिया युवाओं की खुशियों को कम कर रहा? आंसर होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसी में ये बताया गया है अत्यधिक जो सोशल मीडिया का उपयोग है उसकी वजह से खासतौर पर जो टीनेजर गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, खुशियां कम हो रही हैं। ठीक है, सोशल मीडिया की वजह से ये निष्कर्ष यही निकाला गया है। डिटेल जानना चाहते हैं तो पीडीएफ में मैंने दे दिया है। वैसे डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में मैंने काफ़ी विस्तार से बताया था।
अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति है। दूसरे स्थान पर जो जेफ बेजोस हैं, अमेजन वाले। तीसरे पर लेडी पेज हैं, अल्फाबेट वाले। ओके। चौथे पर लेडी एलिसन है, ऑरिकल वाले। पांचवें पर सरगेई ब्रिन है, अल्फाबेट वाले। अगर भारत की बात होगी तो उसमें शीर्ष जो लिस्ट है उसमें भारत के भी उद्योगपति का नाम है, जैसे मुकेश अंबानी का नाम है। ठीक है, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति वही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्विक नारियल उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान के साथ भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? 30.37%। ठीक है, संसद के बजट सत्र के दौरान सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। कुछ आंकड़े भी महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, विश्व स्तर पर नारियल की खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भारत में होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है? न्यूजीलैंड को हराकर जीता है और तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत को मिला है। तो ये भारत में ही आयोजित किया गया था, अहमदाबाद में 8 मार्च को फाइनल मैच था। अगला क्वेश्चन, T20 वर्ल्ड कप 2026 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है प्लेयर ऑफ द मैच, यानी फाइनल मैच का खिताब। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है? तो संजू सैमसन को मिला है, संजू सैमसन। अगला क्वेश्चन लेंगे, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल में उपविजेता कौन से भारतीय खिलाड़ी रहे? लक्ष्य सेन रहे। किसने उन्हें हराया? जो सेकंड स्थान पर है, उपविजेता रहे, चीनी ताइपे यानी ताइवान के जो लिन चुन यी, उन्होंने इनको हराया और उपविजेता बने वो। आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है विज्ञान और रिसर्च, साइंस एंड रिसर्च, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, केंद्र सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन यानी NQM, उसके तहत मार्च 2026 में 23 संस्थानों में क्वांटम लैब स्थापित करने की मंजूरी दी। तो यह मिशन कब शुरू हुआ था? आंसर होगा 2023 में शुरू हुआ था। ओके, और यही है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, इस पर रिसर्च बढ़े, क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च बढ़े। देखिए, पहले से IIT और IISc में क्वांटम फैब्रिकेशन फैसिलिटी यानी लैब वो स्थापित किया जा रहा है, लेकिन अब और 23 संस्थानों में ये काम किया गया है। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एटम यानी परमाणु और सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, उन सब के जो व्यवहार है उसका यूज़ करके चलती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भारत का या दुनिया के सुपर कंप्यूटर, उससे भी मतलब सैकड़ों गुना फास्ट ये कंप्यूटर बन जाता है, क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस नेविगेशन सिस्टम के सैटेलाइट IRNSS-1F, तो उसकी जो परमाणु घड़ी है यानी एटॉमिक क्लॉक है वो फेल हो गई, जिससे देसी GPS को संकट का सामना करना पड़ा। आंसर होगा नाविक। ठीक है, नाविक, वो उसका एक तो सैटेलाइट ही कम थे, 4 ही बचे थे, बाकी सब फेल हो गए थे, उम्र पूरी हो गई थी, कुछ को लॉन्च किया गया था वो पहुंच ही नहीं पाया था। तो 4 ही थे, 3 बचे हैं और एक का परमाणु घड़ी खराब हो गया है, तो इसलिए वो सटीक जो है ना वो जानकारी नहीं दे पा रहा है। तो भारत का अपना जो नेविगेशन सिस्टम था वो एक तरह से प्रॉब्लम में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्यों जरूरत है इस वक्त इतनी ज़्यादा नेविगेशन की? हम तो GPS का यूज़ कर ही रहे हैं। तो देखिए क्या है ना, अभी जो ईरान का जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका के साथ, उसमें दुनिया एक चकित है कि ईरान कैसे एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर ही हमला कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको रशिया और चाइना से नेविगेशन सिस्टम मिला है। अगर ये भी GPS के भरोसे रहता तो इसका GPS बंद कर दिया जाता इस पूरे इलाके में, तो फिर GPS का यूज़ नहीं कर पाता, तो फिर इसके जो मिसाइल है वो अंधे हो जाते, नेत्रहीन हो जाते, बस उड़ते और कहीं भी जाके गिर जाते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भारत का अपना GPS सिस्टम होना चाहिए, यानी नाविक सिस्टम होना चाहिए, जो कि अब पूरी तरह से संचालित नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण चंद्र ग्रहण जो हुआ था 3 मार्च को, तो उस दौरान चंद्रमा लाल रंग का क्यों दिखाई दिया, जिसे ब्लड मून कहा गया? आंसर क्या होगा इसका? पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा सूर्य के प्रकाश के रिफ्लेक्शन से रेड वेवलेंथ की किरणें जो चंद्रमा तक पहुंची, उसकी वजह से।
देखिए इस तरह से लाल दिखा था। वह यूं कि जब देखिए जब पूर्ण चंद्रग्रहण होता है तो बीच में पृथ्वी आती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो होता यह है कि रोशनी नहीं जा पाती, लेकिन पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना उससे छन के रोशनी जाती है यहाँ पर। तो आप विबग्योर सुने होंगे, तो उसमें जो ऑरेंज है अ, या कहें रेड कह सकते हैं, उसका जो वेवलेंथ हो जाता है वो लंबा होता है, जबकि बाकी कलर का वेवलेंथ कम होता है। तो इसलिए ये यहाँ तक पहुंच जाता है और ये जो ना लाल रंग का दिखाई देता है। अब बात करेंगे निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। के एन पणिक्कर, उनका निधन हो गया 9 मार्च 2026 को। तो किस क्षेत्र से जुड़े प्रख्यात व्यक्तित्व था उनका? तो इतिहासकार और शिक्षाविद थे वो। भारत के प्रमुख इतिहासकार के तौर पर वो गिने जाते थे। लंबे समय तक उन्होंने जेएनयू में प्रोफेसर का काम किया था। अब योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन उसको किस वर्ष तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? 2028 तक के बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है जिसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, और इसके अंतर्गत जलापूर्ति प्रणाली को जो है ना वो शहरों गांवों सब तक पहुंचाया जाता है, घर घर तक। और अब नई बात यह हुई कि सुजलम भारत एक जो ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है, कहाँ है सुजलम भारत, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, खैर। सुजलम भारत एक नई बात है कि राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क लागू किया गया जिसमें प्रत्येक गांव शहर उन सब में विशिष्ट सुजलम गांव या शहर की आईडी दी जाएगी, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन सा फैसला लिया है? तो आंसर होगा इसका, रजिस्ट्री से पहले खतौनी और स्वामित्व अभिलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। क्या होता था कि फर्जी रजिस्ट्री हो जाती थी और जमीन डिस्प्यूट हो जाता था जमीन पर, तो इसलिए ये किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 लॉन्च की? आंसर को उत्तर प्रदेश। ये गांव गांव में 12,000 से ज़्यादा बसों को चलाया जाएगा, ये है इसका फैसला, ये किया गया है। अगला क्वेश्चन, से टू नो प्रॉक्सी सरपंच, तो ये अभियान किस मंत्रालय की ओर से चलाया गया? आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। ये इसलिए कि जो प्रथाएं है ना कि सरपंच या मुखिया या प्रधान जो है ना महिला हो जाती है और पति ही रूल करता है, पति सरपंच पति कहलाता है, प्रधान पति कहलाता है, मुखिया पति कहलाता है। तो इस प्रथा जो है ना, यानी जो जो वर्क है, जो पावर है, वो सीधे सीधे महिलाओं को ही दिया जाए, इसके लिए किया गया। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबलिंग टेस्टिंग मेकिंग और पैकेजिंग यानी ATMP, तो उस सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया? सानंद गुजरात में किया, ठीक है। तो ये देश की पहली ऐसी है और माइक्रॉन नाम की कंपनी है और उसी ने ये जो ना वो अमेरिका की कंपनी है, उसी ने इन्वेस्ट किया है। और यहाँ पर SSD बनाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके अलावा रैम बनाए जाएंगे, ये सब चीज़ें होंगी यहाँ पर। अब विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, कई सारे प्रश्न हैं इससे रिलेटेड। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड का नाम बताएं जहां पर इजराइल के हमले के बाद ईरान की जो जवाबी कार्रवाई ने वो थी वो उससे वैश्विक तेल बाजार और गैस बाजार में हलचल मचा दी। आंसर का साउथ पर्स गैस फील्ड, साउथ पर्स गैस फील्ड। दरअसल ये दुनिया का ना सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड है जो फारस की खाड़ी में स्थित है। इस तरह से आग लगी। ओके, एक बार मैप के जरिए दिखा दूं, प्यारा भारत है अपना, इधर ये ईरान है, इधर ये कतर है, ठीक है। तो यहीं पर अगर हम देखेंगे तो इस इलाके में जो है ना वो ये देखिए आप, यहाँ जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है, यहीं पर ये साउथ पार्स गैस फील्ड है जिसको दो देश ओन करते हैं, नॉर्थ का हिस्सा ईरान और साउथ का हिस्सा कतर, लेकिन नाम है साउथ पार्स गैस फील्ड। तो इसराइल ने यहाँ पर बम गिराया, मिसाइल गिराई, तो ईरान ने यहाँ पर गिरा दिए और इसकी वजह से कतर का 17% उत्पादन क्षमता खत्म हो गई है टोटल उत्पादन की, और इसका असर लंबे समय तक होगा जो इस युद्ध में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। भारत सबसे ज़्यादा LNG यहीं से लेता है और भारत को आने वाले समय में संकट का सामना लंबे समय तक देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, ट्रंप ने
किस जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट को खुलवाने के लिए सहयोगी देशों के साथ साथ या कहें नेटो देशों के साथ साथ चीन से भी युद्धपोत भेजने की अपील की, जिसे तमाम देशों ने, अधिकतर देशों ने अस्वीकार कर दिया। आंसर होगा हॉर्मुज जल डमरू मध्य, अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ पर है, जो मैप में भी देखा आपने, इधर है पर्सियन गल्फ, इधर है गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पर है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मात्र 30 किलोमीटर चौड़ा है। और इसमें काफ़ी हिस्से में ईरान ने क्या किया है, वहाँ पर सी माइंस लगा दिए हैं ताकि कोई भी जहाज जाए वो विस्फोट हो जाए उसमें। और कुछ ही क्षेत्र छोड़ा है उसने आने जाने के लिए, और उस पर भी पहरा है कि कोई उसकी अनुमति के बिना नहीं जा सकता। चीन के आने जाने की बेरोक टोक छूट दे दी गई है। भारत के लिए बड़ी दिक्कत है, भारत के 22 जहाज फंसे हुए रहते लगातार, 2 जहाज़ों को कुछ अनुमति और मिली है, धीरे धीरे और मिल सकती है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो इसमें ट्रंप बाबू जो है ना वो बिल्कुल बेहाल पड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ईरान युद्ध के संदर्भ में अमेरिकी रक्षा मंत्री के द्वारा नो क्वार्टर शब्द का उपयोग किया गया, तो ये इस पर अंतर्राष्ट्रीय बहस शुरू हुई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शत्रु सैनिकों को मार डालना और किसी को युद्धबंदी ना बनाना, ये है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के नियम है उसका उल्लंघन। तो इन्होंने ही कहा था, हालांकि बस ये बोलते ही रह गए, एक्चुअल में तो हालत खराब रही अमेरिका की इस युद्ध में। अगला क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा जिस खर्ग आइलैंड पर मार्च 2026 में सैन्य हमला किया गया वो किस देश का हिस्सा है, आंसर होगा ईरान का हिस्सा है वो खर्ग आइलैंड। ईरान जो ना 90% तेल निर्यात इसी द्वीप से करता है। तो ये हमला जो हुआ, और ये पर्सियन गल्फ है, यहाँ पर ये द्वीप है खर्ग द्वीप। तो यहाँ उत्पादन नहीं होता है, बल्कि उत्पादन इन सब इलाकों में होता है ईरान के, लेकिन चूंकि यहाँ पर उथली जो समुद्र है, तो इसलिए इसने इस द्वीप पर जो ना वो बंदरगाह बनाए हुए हैं, पाइपलाइन से यहाँ तक गैस आती है, यहाँ पर ऑयल आता है और यहीं से निर्यात करने का काम करता है, ज़्यादातर चीन ले जाता है। तो वहीं पर जो सैन्य ठिकाने थे वहाँ पर हमला किया अमेरिका ने। हालांकि जो ऑयल सेंटर था उस पर हमला नहीं किया, नहीं तो डर है कि फिर जब ईरान हमला करेगा तो बहुत बुरा हाल कर देता है वो। अगला क्वेश्चन, अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता यानी रहबर कौन चुना गया, आंसर का मुजतबा खामनेई। ठीक है, और ये भी अयतुल्ला है। अयतुल्ला जो ना होता है एक तमगा है जो शिया मुस्लिमों में जो बहुत ज़्यादा कुछ शायद पढ़े लिखे होते हैं और कुछ खास योग्यता के बाद अयतुल्ला नाम मिलता है। तो अली खामनेई पुराने थे और अब आ गए हैं मुजतबा खामनेई। ठीक है, अमेरिका और इजराइल के हमले में अली खामनेई की मौत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच में भारत ने किस ईरानी जहाज को कोच्चि में डॉक करने की अनुमति दी, आंसर होगा IRIS आइरिस लावन। ठीक है, इसको उनने कहा था कि भाई हमारे इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई है तो हमको डॉक करने यानी वहां पर आने की परमिशन दी जाए, तो दे दी गई परमिशन। अगला क्वेश्चन होगा, नेपाल के संसदीय चुनाव में किस नेता के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने बहुमत हासिल किया, तो बालेन शाह। बालन शाह मूल रूप से रैपर और हिप हॉप कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, और उनको जो है ना उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान चर्चा में रहे गुरुत्वाकर्षण बम का की प्रमुख विशेषता क्या है, आंसर होगा बिना इंजन का गोला बारूद जो गिरने के बाद केवल गुरुत्वाकर्षण और वायु गतिकी के आधार पर लक्ष्य तक पहुंचती है। आमतौर पे क्या होता है ना, मिसाइल वगैरह लॉन्च करने, मिसाइल बहुत महंगा होता है और मिसाइल वगैरह के जखीरे इजराइल और अमेरिका के पास अब कम होने लगे हैं, ख़त्म से होने लगे हैं। ऐसे में उन्होंने तय किया है कि हम अपने B-2 बॉम्बर या और बॉम्बर ले जाएंगे और वहाँ से हम गिरा देंगे इस बम को, तो वो कम खर्चीला होगा, ये है महत्वपूर्ण बात। लेकिन वहाँ पहुँचा F-32 और उसको मार गिराया ईरान ने एक F-32 को। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री डेनिस मिरालेस, तो उन्होंने मार्च 2026 में इस्तीफा दे दिया, तो पेरू की प्राइम मिनिस्टर थी। अब सवाल होगा कि इनके बदले किन को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, तो पेरू में, तो नाम यहाँ पर लिखा ही हुआ है, चलिए
मारिया बाल्का जानर ने जो है ना वो किसको नियुक्त किया है? जनरल लुइस एनरिके अरोयो को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। तो चिली के हैं ये है नए प्राइम मिनिस्टर वहां पर। ठीक है, पेरू है कहाँ पर? अगर आप देखेंगे मैप में तो ये दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। और मैप में अगर देखेंगे दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ पर ये पेरू है। अभी रेड कलर में आपको दिख जाएगा। यहाँ की राजधानी है लीमा, मुद्रा यहाँ पर चलती है सोल। अगला क्वेश्चन, भारत ने चीन में अपना नया राजदूत किसको नियुक्त किया है? विक्रम के दौरी स्वामी, उनको नियुक्त किया गया। इससे पहले वो यूनाइटेड किंगडम के भारत मतलब यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त थे। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को मनाया जाता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। वैश्विक पुनर्चक्रण यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को मनाया जाता है और थीम है बर्बादी मत सोचो, अवसर सोचो। इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम है सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मार्च को 2026 में मनाया गया। ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार की थीम है सभी के लिए किडनी का स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, धरती की सुरक्षा। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो है 14 मार्च को। ठीक है, 14 मार्च, नदियों की रक्षा करें और लोगों की रक्षा करें, ये है इस बार की थीम। पाई डे कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है पाई डे। ठीक है, धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो मार्च का दूसरा बुधवार, और 2026 में ये 11 मार्च को हुआ था। और इस बार की थीम है अपील का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। CISF स्थापना दिवस तो 10 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मोटापा दिवस वो 4 मार्च को मनाया जाता है और थीम है मोटापे पर कार्रवाई करने के लिए 8 अरब कारण। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और थीम है इस बार की गिव टू गेन यानी दान से लाभ। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसका PDF पूरा मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है, बेसिक है, दूसरा ISP मेंबरशिप है, बैच है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डेली मंडे टू सैटरडे जो डेली का करंट अफेयर्स आता है वो भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और वीकली तो एवरी संडे को होता है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।